हेलो स्टूडेंट, आज का अगला वीडियो है आपका रसायन विज्ञान का अगला वीडियो है मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी एलॉय। इसमें मिश्र धातुओं के बारे में, मिश्र धातु क्या है, इसकी विशेषता के बारे में, मिश्र धातुओं का उपयोग यानी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए अगला टॉपिक पे अपने चलते हैं। मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मिश्र धातुओं के बारे में ट्रिक से याद कराऊंगा। तो इस वीडियो में ही आपको सारी इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं याद हो जाएंगी। ये धातु की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने धातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और दूसरी वीडियो में धातु कर्म यानी कि शुद्ध धातुएं हमें कैसे प्राप्त होती हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में हम मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मिश्र धातुएं होती क्या है। तो एक धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु यौगिक भी हो सकती है तथा विलयन दोनों के रूप में हो सकती है। तो यौगिक और विलयन होता क्या है, यानी कि कंपाउंड और सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले आप समझिए कि तत्व क्या होता है, यानी कि एलिमेंट क्या होता है। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हों उन्हें तत्व कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा दिया है और मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं। तो 118 एलिमेंट होते हैं। तो जो भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है ना, ये सारे क्या है, ये सभी तत्व हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में आएगा वो तत्व है, जैसे कि एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये तत्व है। तो यौगिक क्या होता है, यानी कि कंपाउंड क्या होता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। तो एक ही तत्व होगा तो एलिमेंट ही है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में है वो एलिमेंट है। लेकिन अगर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो तो उसे यौगिक कहेंगे, यानी कि कंपाउंड कहेंगे। और कंपाउंड का एक फिक्स फॉर्मूला भी होगा। जैसे आप देखिए H2O। तो H2O क्या है, तो देखेंगे आप ये दो तत्वों से मिलकर बना है। तो एक तत्व तो इसमें हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसका फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा ही है, H2O है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसका फॉर्मूला भी होता है, आपने पढ़ा ही है, H2O। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये यौगिक कहलाएगा। तो जब भी कोई पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो और उसका फॉर्मूला हो तो उसे यौगिक कहा जाएगा। मिश्रण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक तत्वों से जब भी कोई पदार्थ बने और उसका कोई फॉर्मूला ना हो तो उसे मिश्रण कहा जाएगा। जैसे शरबत, शरबत में आप देखेंगे कि पानी और चीनी को मिलाया जाता है, लेकिन जो उसकी मात्रा होती है वो टेस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को ज़्यादा मीठा शरबत पसंद है, किसी को कम मीठा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको मिश्रण कहा जाएगा। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसमें डिफरेंस क्या है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो जो मिश्र धातुएं होती है ना, ये ठोस में ठोस का विलयन कहलाती हैं, यानी कि ठोस में ठोस का मिश्रण होता है। जैसे पीतल तथा जिंक कॉपर बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो तांबा होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो पीतल और जिंक से मिलकर बनता है। तो ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाएगा, तो ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु कहलाएगी। तो मिश्र धातु की विशेषता क्या होती है, तो मिश्र धातु शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक बेहतर गुणधर्म प्रदर्शित करती है और मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली होती हैं, संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। तो आगे हम मिश्र धातुओं को पढ़ने से पहले जो कुछ तत्व होते हैं इनके प्रत्येक चिन्ह देख लीजिए। जैसे जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उसका सिंबल क्या होता है, Cu। जो कार्बन होता है, कार्बन का सिंबल है C। निकल का सिंबल है Ni। टिन का सिंबल है Sn। जिंक का सिंबल है Zn। सीसा का सिंबल है Pb। लोहे का सिंबल है Fe। क्रोमियम का सिंबल है Cr। मैंगनीज का सिंबल है Mn। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जिनके प्रत्येक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो जिंक है उसी को जस्ता कहा जाता है। तो इंग्लिश में जिंक कहा जाता है, हिंदी में जस्ता कहा जाता है। तो इसको हिंदी में भी जिंक और जस्ता लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है और लेड को ही सीसा कहा जाता है और कॉपर को तांबा कहा जाता है। तो कहीं पर चाहे लेड लिखा हो या सीसा लिखा हो, एक ही बात है। तो जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, लेड को ही सीसा कहा जाता है और कॉपर को ही तांबा कहा जाता है। तो अब हम मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो सबसे पहले है पीतल यानी कि ब्रास। तो पीतल किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और जिंक से। इसमें 70% तांबा होता है और 30% जिंक होता है। तो तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। तो पीतल का उपयोग क्या होता है, तो घंटियां बनाने में, बर्तन बनाने में और मूर्तियों के निर्माण में पीतल का उपयोग होता है। तो पीतल तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनी है और इसकी ट्रिक क्या है, तो आपने बहुत बार इसकी ट्रिक पढ़ी होगी। तो इसकी ट्रिक है पिताजी। तो पिताजी से आपको याद रहेगा कि पीतल किससे मिलकर बना है, तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो जो पीतल मिश्र धातु है ये तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगा पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो जो पीतल है ये किससे मिलकर बनती है, तांबा और जिंक। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण मिश्र धातु है, तो मैंने वही मिश्र धातु कवर की है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो जितनी भी मिश्र धातुएं मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगली मिश्र धातु है गन मेटल। तो गन मेटल का कंपोजिशन क्या है, गन मेटल किससे मिलकर बनी है, तो तांबा, टिन और जिंक से। तो गन मेटल में लगभग 88% तांबा होता है
8 से 10% टिन होता है और 2 से 4% जिंक होता है। तो गन मेटल का उपयोग कहाँ होता है? तो गन मेटल को आप कैसे याद रखेंगे कि किससे मिलकर बना है? तो गन यानी कि बंदूक। तो जो बंदूक होती है, आदमी क्या करता है? बंदूक को छिपा कर रखता है। तो किसमें? तो अपनी जैकेट में। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो बंदूक होती है, आदमी अपनी जैकेट में छिपा कर रखता है। तो गन से ही आपको जैकेट याद आएगी। तो जा से जिंक, का से कॉपर और टा से टिन। तो कॉपर को ही तांबा कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो गन मेटल किससे मिलकर बना है? तो जिंक, कॉपर और टिन से। तो जब भी गन मेटल आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो गन होती है, आदमी उसे अपनी जैकेट में छिपा कर रखता है। जा से जिंक, का से कॉपर और टा से टिन। इसके बाद आगे है टांका यानी कि सोल्डर। तो बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि टांका मिश्र धातु का संगठन क्या है, यानी कि किससे मिलकर बना है? तो टांका टिन प्लस लेड से मिलकर बना है। इसमें टिन की मात्रा 50 से 60% होती है और लेड की मात्रा 40 से 50% होती है। लेड को ही सीसा कहा जाता है। तो टांका किससे मिलकर बना है? टिन प्लस लेड से। तो टांका का उपयोग किसमें होता है? तो धातुओं को जोड़ने में टांके का उपयोग होता है। धातु को जोड़ने के लिए उसमें टांका लगाया जाता है। वो टांका टिन प्लस लेड से मिलकर बना है। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, मिश्र धातु कौन सी है? टांका। तो टांका धातुओं को भी लगता है और इंसानों को भी। तो जब इंसानों को टांका लगता है तो पहले क्या करते हैं? उन्हें लेटाते हैं। तो लेटाकर टांका लगाया जाता है। तो इसी से आपको याद रहेगा कि जो टांका होता है ना, ये लेटाकर लगाया जाता है। तो ले से मानसी दीदी यानी कि 10 सीसा मिनट और टा से बाद। टिन। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जा रहा है। तो जब भी आपके आगे टांका आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि जो टांका होता है, ये लेटाकर लगाया जाता है। तो ले से लेड और टा से टिन। तो टांका जो मिश्र धातु है, इससे मिलकर बनी है टिन से और लेड से। इसके बाद अगली मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। तो जो जर्मन सिल्वर है, ये किससे मिलकर बनी है? तो तांबा, जिंक और निकेल से। इसमें 50% तांबा होता है, लगभग 35% जिंक की मात्रा होती है और लगभग 15% निकेल की मात्रा होती है। तो तांबा, जिंक और निकेल से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। और जर्मन सिल्वर का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग बर्तन और नल आदि के निर्माण में होता है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे जर्मन सिल्वर को? तो जर्मन सिल्वर में क्या है? जर्मन, जिसे हम जर्मनी से रिलेट करेंगे। तो जर्मन सिल्वर को याद करने की ट्रिक क्या है? नेताजी। तो जर्मन को हम जर्मनी से रिलेट करेंगे और इसकी ट्रिक है नेताजी। और नेताजी से आपके दिमाग में कौन आते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता ही होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे। तो जर्मनी क्या करने गए थे? हिटलर के पास सहायता के लिए गए थे, क्योंकि इनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या है? जर्मन, जिसे हम जर्मनी से रिलेट करेंगे और ट्रिक क्या है? नेताजी। तो नेताजी का ना से निकेल, ता से तांबा और जी से जिंक। वैसे आप देखेंगे कि इतनी सारी मिश्र धातु हैं, इनका संगठन याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्रिक की सहायता से ये आपके दिमाग में याद रहेगा। तो जर्मन सिल्वर की ट्रिक क्या है? नेताजी। ना से निकेल, ता से तांबा और जा से जिंक। इसके बाद अगली मिश्र धातु है कृत्रिम सोना, जिसे रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। तो कृत्रिम सोना कैसे बनता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम से। इसमें लगभग 90% तांबा होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। तो इसका उपयोग किसमें होता है? तो सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो ज़्यादातर आप जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं, जो सोने की तरह दिखाई देती है, वो कृत्रिम सोने की ही बनी होती है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनानी, हर चीज़ को ज़बरदस्ती ट्रिक से नहीं याद करना। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसे आपको याद करना है कि जो कृत्रिम सोना होता है, ये कैसे बनता है? तो तांबे में एल्यूमिनियम मिलाकर नकली सोना बनाया जाता है। आपको ऐसे ही याद करना है। एक बार दोबारा बोलिए कि नकली सोना कैसे बनता है? तो तांबे में एल्यूमिनियम मिलाकर नकली सोना बनता है। तो इसमें तांबे की मात्रा लगभग 90% होती है और एल्यूमिनियम की मात्रा लगभग 10% होती है। इसके बाद अगली मिश्र धातु है स्टील। तो स्टील कैसे बनती है? तो लोहे में कार्बन मिलाकर स्टील बनती है। लोहे में जितना ज़्यादा कार्बन मिला जाएगा, स्टील उतनी ही मजबूत होगी। तो इसे आप कैसे याद करेंगे कि जो स्टील है वो लोहा और कार्बन मिलाकर बनती है? तो इसे आप ऐसे याद करना कि जो स्टील है वो समय के साथ काला पड़ जाता है। तो काला से आपको याद रहेगा, का से कार्बन और ला से लोहा। जो स्टील है ये समय के साथ काला पड़ जाता है। तो स्टील कार्बन और लोहे से मिलकर बनी होती है। तो ये तो हो गया स्टील। और अगर आपसे पूछा जाए कि निकेल स्टील किससे मिलकर बनती है, तो जब स्टील आ गया तो इसमें लोहा और कार्बन तो होगा ही। और ये कौन सी स्टील है? निकेल स्टील है। तो इसमें लोहा, कार्बन और निकेल तीनों आएंगे। तो जब भी स्टील आए इतना आप समझ जाना कि इसमें लोहा और कार्बन होगा। ये निकेल स्टील है तो इसमें निकेल और ऐड कर दो। इसके बाद है मैग्नीज स्टील। तो स्टील है तो लोहा और कार्बन होगा ही, और ये मैग्नीज स्टील है तो इसमें मैग्नीज ऐड हो जाएगा। तीसरा है क्रोमियम स्टील। तो लोहा और कार्बन होगा ही क्योंकि स्टील है। और कौन सी स्टील है? क्रोमियम स्टील है तो इसमें क्रोमियम भी शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। इसके साथ एक है स्टेनलेस स्टील। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टील है तो लोहा और कार्बन तो होगा ही, लेकिन ये कौन सी स्टील है? स्टेनलेस स्टील है। तो इसमें क्रोमियम और निकल को भी मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल। तो रिपीट कीजिए, स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल से। इसके बाद अगली मिश्र धातु है कांसा यानी कि ब्रोंज। तो कांसा मिश्र धातु तांबा और टिन से मिलकर बनती है। इसमें तांबे की मात्रा लगभग 88% होती है और टिन की मात्रा लगभग 12% होती है। तो कांसे का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में और बर्तन के निर्माण में होता है। तो
कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टिन से मिलकर बना है। और जो बेल मेटल होता है वो भी तांबा और टिन से मिलकर ही बनता है। इसमें तांबे की मात्रा लगभग 80% होती है और टिन की मात्रा लगभग 20% होती है। तो बेल मेटल का उपयोग किसमें होता है? तो घंटे में, बर्तन में और मूर्तियों के निर्माण में बेल मेटल का उपयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कांसे को कैसे याद करेंगे। तो देखिए, जो कांसा होता है, ब्रोंज होता है, पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इसे मूर्तियां, सिक्के और बर्तन का निर्माण होता है। तो पहले कांसे को क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो काटता से आपको याद रहेगा, का से कांसा, तो कांसा किससे मिलकर बना है? ता से टिन और ता से तांबा। तो काटता से आपको याद रखना है कि जो कांसा है ये टिन और तांबे से मिलकर बना है। और जो बेल मेटल होती है, बेल यानी कि घंटी, तो इसे आप कैसे याद करेंगे? तो जो तांबे की घंटी होती है वो टन टन बजती है, तो इससे आपको याद रहेगा। तो बेल यानी कि घंटी, तो कौन सी घंटी? तांबे की। और कैसे बजती है? टन टन बजती है। तो जो बेल मेटल है ये तांबा और टिन से मिलकर बना है। तो कांसा भी तांबा और टिन से मिलकर बना है और बेल मेटल भी तांबा और टिन से मिलकर बना है। तो इसके बाद अगली मिश्र धातु है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम किससे मिलकर बनता है? तो निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज से। इसमें लगभग 60% मात्रा निकेल की होती है, 12% मात्रा क्रोमियम की, 26% आयरन होता है और लगभग 2% मैग्नीज होता है। तो नाइक्रोम का उपयोग किसमें होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में नाइक्रोम का उपयोग होता है। तो नाइक्रोम का संगठन कैसे याद रखेंगे? तो इसके नाम में ही ये छिपा हुआ है कि किससे मिलकर बना है। तो नाइक्रोम, तो पहले क्या है? ना से क्या होता है? निकेल। उसके बाद है आई यानी कि आयरन, तो इंग्लिश में आयरन आई से लिखते हैं ना, तो आई आयरन। उसके बाद है क्रो यानी कि क्रोमियम और लास्ट में मा यानी कि मैग्नीज। तो जो नाइक्रोम है ये किससे मिलकर बना है? तो निकेल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज से। इसके बाद अगली मिश्र धातु है ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन मिश्र धातु किससे मिलकर बनती है? तो एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर से। तो ड्यूरालुमिन मिश्र धातु में ज़्यादा मात्रा एल्यूमिनियम की होती है, 95% इसमें एल्यूमिनियम होता है, 0.5% इसमें मैग्नीज होता है और 0.5% इसमें मैग्नीशियम होता है और 4% इसमें तांबा होता है यानी कि कॉपर होता है। तो ड्यूरालुमिन का उपयोग किसमें होता है? तो प्रेशर कुकर और वायुयान का यानी कि हवाई जहाज का ढांचा बनाने में ड्यूरालुमिन का उपयोग होता है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसे आपको ऐसे याद रखना है कि जो वायुयान होता है ना, हवाई जहाज होता है, उसमें कैम ले जाना मना है। कैम यानी कि कैमरा। तो कैम से आपको याद रहेगा, तो सी से कॉपर, ए से एल्यूमिनियम, एम से मैग्नीज और एम से मैग्नीशियम। तो वायुयान में कैम ले जाना मना है। तो ड्यूरालुमिन मिश्र धातु किससे मिलकर बनी है? कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम। इसके बाद आखिर में है कि इलेक्ट्रम, सोने और चांदी का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु है, जिसमें अन्य धातुओं की भी थोड़ी मात्रा होती है। तो चांदी और सोने का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु इलेक्ट्रम में तांबे और अन्य धातुओं की भी थोड़ी सी मात्रा होती है। तो इसे हरा सोना भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया था। तो मिस्र के पुराने साम्राज्य में इलेक्ट्रम का उपयोग किया जाता था। इसे कभी कभी मिस्र के पिरामिडों और स्तंभों के शीर्ष पर स्थित पिरामिडों पर बाहरी परत के रूप में लगाया जाता था। तो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा कि बताइए सोने और चांदी के मिश्रण का प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रम। तो आज का हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? तो सोल्डर, चांदी, कांसा या पीतल। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो सोल्डर यानी कि टांका, तो टांका भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है और पीतल भी मिश्र धातु है, लेकिन चांदी मिश्र धातु नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पीतल डैश का मिश्र धातु है। तो पीतल किससे मिलकर बनी है? तो इसकी ट्रिक क्या है? पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जिंक। तो जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी। तो जो पीतल है ये जस्ता और तांबा से मिलकर बनी मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि गन मेटल मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? तांबा, टिन, जस्ता या लोहा। तो गन मेटल किससे मिलकर बनी है? तो इसमें कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? तो तांबा तो है और टिन भी है, लेकिन लोहा इसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि टांका डैश का एक मिश्र धातु है। तो बताइए टांका कैसे लगता है? लेड कर लगता है। तो ले से लेड और टा से टिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी। टिन और लेड से मिलकर टांका बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो मैंने क्या बताया था, जर्मन जब भी आएगा जर्मनी, और इसकी ट्रिक क्या थी? नेताजी। तो ना से निकेल, ता से तांबा और जा से जिंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तांबा, जिंक और निकेल से मिलकर जर्मन सिल्वर मिश्र धातु बनती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रोल्ड गोल्ड डैश की एक मिश्र धातु है। तो जो कृत्रिम सोना होता है, नकली सोना होता है, कैसे बनता है? तो तांबे में एल्यूमिनियम मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तांबा और एल्यूमिनियम यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डैश मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं। बेल मेटल में, सोल्डर में, रोज मेटल में या जर्मन सिल्वर में। तो तांबे की घंटी टन टन बजती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तांबा और टिन से क्या बनता है? तो बेल मेटल बनती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नाइक्रोम निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम से हम देखेंगे ना से निकेल, आई से आयरन, क्रो से क्रोमियम और मा से मैग्नीज।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। Na होता है निकेल, Cr होता है क्रोमियम, Mn होता है मैंगनीज और Fe होता है लोहा यानी कि आयरन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? तो सोने और चांदी का संयोजन कौन सी मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रम। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो बताइए हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी